सम्मानित मंच और इस क्रांतिकारी पंडाल में बैठे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज इस कार्यक्रम के हमारे उद्घाटक मुख्य अतिथि सम्माननीय मूल निवासी नीरज भाई जी का मैं इस सतना की धरती में, मध्य प्रदेश की धरती में अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से सादर स्वागत करते हुए उन तमाम महापुरुषों का, महानायिकाओं का वैचारिक वंदन करते हुए कि जिनके विचारों का आंदोलन पिछले 50-60 सालों से चल रहा है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हमारे मुख्य अतिथि जी ने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। मैं कुछ ये बात ये रखना चाहूँगा कि ये अधिवेशन सतना में ही क्यों रखा गया। सतना ये बुद्ध की धरती रही है। कुछ लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा। यहीं बगल में लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर बरहुत नाम का एक जगह है जो बुद्ध के केंद्र रहे हैं, मतलब उनमें से एक है। यहीं से कुछ दूर जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, देउर कुठार के नाम से जाना जाता है, लगभग 150 किलोमीटर होगा वो। वह तो आज भी बौद्ध की गुफाएं हैं, हमने बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेष हैं। और बुद्ध की भूमि होने का मतलब है कि जहां ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ हो। बुद्ध काल में इस देश को दुनिया का गुरु प्रमाणित किया गया। लेकिन जिस देश में बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान का जन्म होता है, उस देश से वो ज्ञान नदारत रहा। इसमें जो ब्राह्मणवादी साजिश रही, सारी साजिशों का जिक्र हमारे मुख्य अतिथि ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया। इसके मूल में यदि आप जाएंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल यही सवाल नहीं है। सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या फूट गया, सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से। सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से। सारी समस्याओं की जो जड़ है, यदि उस जड़ में हम प्रहार नहीं करेंगे तो शाखाओं और पत्तियों को काटते रहने से वो पेड़ कभी खत्म नहीं हो सकता है। जिस ब्राह्मणवाद का वृक्ष इस देश में, जो मानवतावाद था, जो इंसानियत थी, उसको खत्म कर रखा है, उस ब्राह्मणवाद के वृक्ष को यदि खत्म करना है तो उस भूमि को चुनना भी जरूरी है जिस भूमि से इसकी शुरुआत हुई थी। और सतना वो ऐतिहासिक भूमि है। मैं कुछ साथियों से मिलने के बाद पिछले कुछ समय पहले यही सतना शहर में बरहुत नगर नाम का एक नगर बसा हुआ है। पहली बार जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये बरहुत नगर बना है, मतलब कोई आदमी रहा होगा, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा होगा, राजा रहा होगा। लेकिन हमने जब पूछा कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। बाद में ये पता लगा कि बरहुत नाम का ऐसी जगह है
जहां बुद्ध के उपदेशक, उनके भिक्षु आए हुए थे और उन्होंने यहाँ प्रवास करके बहुत सारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, जिसके प्रादुर्भाव के रूप में हमारे महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध जी, जो इसी सतना की धरती से हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस धरती में उनका जन्म होता है, उस धरती के उनके खून के लोग ही उन्हें आज तक सही नहीं समझ पाए। और उस क्रांति का परिणाम आज तक में उस बुद्ध भूमि में एसकाई हरिहर प्रसाद वर्मा जी, सम्माननीय एसकाई बाबूलाल साकेत जी, सम्माननीय एसकाई पूर्व सांसद भीम सिंह जी, एसकाई पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी और तमाम बहुत सारे लोग कई रूप में उभर कर आए। जयकरण साकेत जी भी उसी में से हैं। ये सभी साथी शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस बुद्ध की विचारधारा ने इनको इस पटल पर उस लायक बना दिया कि जिनके इधर से विजय होने के जाने के बाद भारत के बाहर के लोग भी ये मिलने आते हैं कि रीवा और सतना की धरती से वो कौन लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद को परास्त करके इस भारत देश के संसद में प्रवेश लिया है। अफसोस इस बात का है कि आज हम कहां हैं। वही उस आंदोलन के लोग आज उन्हीं ब्राह्मणवादी संगठनों में, दलों में घुस करके अपना भविष्य देख रहे हैं और इस समाज का भविष्य गर्त में मिला रहे हैं। जिस संगठनों का निर्माण तथागत बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत नानक, संत रविदास, संत चोखा मेला, संत नामदेव, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, फातिमा बाई, जिजाऊ शिवाजी, साहू जी महाराज, सियाजीराव गायकवाड़, इन सब से चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर तक आता है और उस आंदोलन को आगे ले जाकर उत्तर भारत की धरती में उत्तर भारत के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद, उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललाई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और इन सबके ज्यादा क्रांतिकारी महामना रामस्वरूप वर्मा जी, इन सब लोगों ने जो चिंगारी डाली, उन चिंगारियों का प्रभाव यहां तक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस चिंगारी के ऊपर राख जम गई है। उस राख को निकालने के लिए, ताकि थोड़ी सी भी हवा लगने पर वह चिंगारी आग का रूप ले ले, इसलिए इस धरती को इस अधिवेशन के लिए चुना गया। साथियों, हमारे लगभग इतने ही साथी उधर रहवासी पंडाल में आराम कर रहे, अपना घर परिवार छोड़ के अधिवेशन में आए और यहां आराम कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं पिछले 23 साल से इस आंदोलन का एक सिपाही हूं
और रात रात में, दिन दिन में पंडालों में घूम घूम कर हम हर क्षेत्र के, हर राज्य के साथियों से मिलते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन जब इसी मंच में आकर मैं उनकी गलतियां बताता हूं तो निश्चित रूप से उनको लगता होगा कि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है। साथियों, हम यदि अपनी ही गलतियों को छिपाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपने आप को उन पुरखों का उत्तराधिकारी कहे, वंशज कहे, औलाद कहे, नहीं कह सकते। तो मैं उन साथियों से भी ये कहना चाहूंगा जिनके साथ वो लोग आए हुए हैं, जो उधर आराम फरमा रहे हैं, या तो उनको कह दीजिए कि भाई आप वापस चले जाओ, या तो फिर यहां आए हो तो केवल शरीर ही सही, ये कुर्सियां क्रांति नहीं लाएंगी। कुर्सियों में बैठे हुए लोग क्रांति लाएं या ना लाएं, लेकिन इधर लगेगा कि ये क्रांतिकारी लोग इधर बैठे हैं। क्योंकि भीड़ आंदोलन नहीं चलाती, भीड़ से निकले हुए कुछ लोग आंदोलन चलाते हैं। इसलिए भीड़ हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग अपना घर समय त्याग कर इधर आए हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में क्रांति प्रस्फुटित हो रही है। तो जब वहां से चलकर इतना दूर आ गए हैं तो फिर 2 कदम इधर आ जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं, हमारे मुख्य अतिथि जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि यहां फूल माला का कोई, और ये परंपरा हमारे जन्म से ही है, क्योंकि ये हमारा समाज प्रतिमा में माला और विचारों में ताला डालने वाला है, और हम इसको टोटली खत्म कर चुके हैं। हमारे लिए जैसे इधर के बैठे हुए अतिथि, वैसे ही इधर के बैठे हुए अतिथि, मतलब दोनों में समता ही रखना चाहते हैं। किसी को विशिष्ट या किसी को अति विशिष्ट या किसी को मुख्य, ऐसा कोई सम्मान देना नहीं चाहते। तो ये समता का जो संदेश है, हम पिछले 4 साल से BS4 नाम का अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। भारतीय संविधान सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान, जिसमें जो मानवीय मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इनको हम स्थापित करना चाहते हैं समाज में। और इसलिए हमने ये सारे सिस्टम, सारे आडंबर खत्म कर रखे हैं, जिनसे हमारा समय, पैसा, बुद्धि, सारा कुछ बर्बाद होता आया है। हम देखते आ रहे हैं सालों से कि हमारा समाज हमारे पुरखों की जयंतियां मनाने में बड़ा उत्साह दिखाता है। उदाहरण के लिए आप 14 अप्रैल ले लीजिए, तो 13 अप्रैल को जागेगा। 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से जयंती होगी, और उस जयंती में पीने खाने का कार्यक्रम चलता है। खाने पीने का नहीं, पीने खाने का। और फिर 15 तारीख से सो जाने का। और मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि किनको बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाने का एक, क्या बोलते हैं वो, क्या हिंदी के वर्ड जल्दी नहीं आते मुझे, वैसे हिंदी भाषी ही हूं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने में आदत सी कुछ बदल गई है। हाँ, तो इन सारी चीजों में हमारा समय जाया होता है। इन सबसे हटकर हम पिछले 45
46 सालों से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं जिसमें व्यक्तिवाद, हीरो वर्शिप, व्यक्तिवाद, जातिवाद और परिवारवाद पनपे। जिन मूल्यों को लेकर भारत का संविधान लिखा गया, लागू होने के 73 साल बाद भी अभी वो मूल्य इस देश में स्थापित नहीं हुए। कारण सिर्फ यही रहा है कि हम हीरो वर्शिप को आगे लेके निकल गए, परिवारवाद और जातिवाद को आगे लेके निकल गए, लेकिन वास्तव में जो संविधानवाद है उसको हम टच भी नहीं कर पाए साथियों। वह संविधानवाद जो इस देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है, हर नागरिक में बंधुता स्थापित करने की बात करता है और हर नागरिक के बीच में बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर समता स्थापित की बात करता है। और पिछले 73 साल के बाद भी हम उस संविधान को जान नहीं पाए। यहां तक कि बहुत सारे लोगों के घरों में आज भी संविधान नहीं होगा, क्योंकि ये वामसे मूल निवासी संघ और उसके विंगों से जुड़े हुए साथी इधर हैं तो बहुत सारे लोगों के घरों में पहुंच गया होगा, लेकिन इसमें भी अभी आधे लोग होंगे जिनके घर में संविधान की किताब नहीं होगी। टेस्ट कर सकते हैं जरा, झूठ का हाथ मत उठाइएगा। हमारे मुख्य अतिथि जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान डालें। आधे लोगों से कम है जिनके पास संविधान है। संविधान इस देश को चला रहा है, इस व्यवस्था को चला रहा है। जिस व्यवस्था से ये देश चल रहा है वो किताब हमारे घर में नहीं है। और अभी जो चर्चा हो रही थी कि जिसमें हमें गालियां दी गई हैं, वो किताब हर घर में है, कोई घर खाली नहीं होगा। और फील्ड में, समाज में बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अच्छी राय देते हैं। ये बहुत प्रकार के संगठन बन गए हैं, इनको एक हो जाना चाहिए। कहेंगे भैया आ जाओ एक करो। अरे हमारे पास फुर्सत नहीं है। मतलब राय देने में पैसा वैसा तो लगता नहीं है, ऐसा ही है ना। सब कहते हैं हमारा भी मकसद वही है जो आपका मकसद है। साथियों, पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र में व्यक्ति रूल नहीं करता, थॉट रूल करता है। क्या? थॉट यानी विचार। आप कहते हो कि हमारा भी मकसद यही है, हम कहते हैं कि हमारा भी मकसद यही है, मतलब दोनों का गोल कॉमन है। ऐसा ही हुआ ना इसका अर्थ। जब गोल कॉमन है तो थॉट कॉमन क्यों नहीं है? और जब थॉट कॉमन है तो आइडेंटिटी कॉमन क्यों नहीं है? मतलब पहचान कॉमन क्यों नहीं है? ये तीन चीजें जब एक नहीं होंगी, मतलब हमारा लक्ष्य, हमारी विचारधारा और हमारी पहचान, जब तक ये तीन एक नहीं होंगी तो कहने के लिए सारे लोग कहते आ रहे हैं हमारा भी यही लक्ष्य है। इस देश में मूल निवासियों के 29 लाख संगठन है, 29 लाख। आश्चर्य नहीं लगता आपको? 6,743 जातियों के बीच में कितने संगठन? 29 लाख। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है, जिसमें 25 लाख संगठन सोए हुए हैं
केवल 4 लाख संगठन गली में, मोहल्ले में, नगर में, गांव में, तहसील में, जिले में या ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में काम कर रहे हैं। और नाम अखिल भारतीय, नाम कैसा? अखिल भारतीय। तो वो एक कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा ही है। और इन्हीं से उभरे हुए जो नेता, खासकर मूल निवासी बहुजन समाज में जो लीडरशिप पैदा हुई राजनीति के क्षेत्र में, वो 1986 के बाद पैदा हुई। इसके पहले इनको कोई पार्टी का ना तो ब्लॉक अध्यक्ष ना जिला अध्यक्ष कुछ भी नहीं बनाता था, लेकिन 86 के बाद ऐसा कुछ आया कि अब इनको भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया जाने लगा, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर नहीं आया। प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया जाता है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, जनजाति प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठों का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम के लिए यदि बनाया भी गया तो लगाम उधर ही रहेगी, और ये नेता उधर ही भविष्य देखते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। ऐसा ही है ना? जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं या संगठन है, इनको लगता है हमारा भविष्य उधर ही है, हमारे समाज में हमारा कोई भविष्य नहीं है। उस गधे की तरह, टाइम थोड़ा बता दीजिएगा, गधे की तरह भविष्य देख रहे। कैसा? मैं बताता हूं। एक सामंतवादी किसान के यहां 2 गधे थे, और वो सामंतवादी किसान है, हमारा किसान नहीं है। सामंतवादी का मतलब आप समझ रहे हैं? इस देश का तथाकथित क्षत्रिय, तथाकथित क्षत्रिय कह रहा हूं, इसके पीछे भी बहुत अर्थ है, समय नहीं है उसकी व्याख्या करने की। तो वो गधों को अपना सामान, अनाज, गल्ला वगैरह ढोने के काम में लाता है, लेकिन उनको पेट भर खाना नहीं देता। तो वो जानवर है, उनके पेट की भूख जगती है तो इधर उधर मुंह मारते हैं, तो पिटाई करता है। और यही चलते चलते 2-3 साल के बाद एक गधा अचानक छूटता है और भाग लेता है। फिर यहीं बगल में जंगल में एक झील होती है और उधर ही वो चरता खाता रहता है, तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। और इधर फंसता है एक, अब उसकी हालत खराब, डबल काम, खाना पेट भर मिलता नहीं, पिटाई अलग से होती है, वो और सूखा जा रहा है, सूखा जा रहा है। उसके 2 साल के बाद वो भी, गर्मी में चूंकि किसानी कम होती है, खेती कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, तो किसान सोचता है कि इसको भी छोड़ देते हैं, जाएगा चरे खाएगा, जब जरूरत होगी तो ले आएंगे। वो निकलता है, चरते खाते उसी दोस्त के पास पहुंचता है। दोनों मिलते हैं, बड़े दिनों में मुलाकात होती है, बड़े हाव भाव से मिलते हैं। जो पहले वाला था बड़ा दुखी होता है, कहता है यार तू तो मरने की स्थिति में आ गया, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तो कहता है यार हाँ करूं तो करूं क्या, तुम भाग आए, तुम्हारा भी काम मुझे भी करना पड़ता है, और वो किसान पेट भर खाना भी नहीं देता, पीटता अलग से है। तो कहता है यार तू भी भागा, क्यों पड़ा है उस पचड़े में? तो कहता है यार भाग तो आऊं, लेकिन मेरा भविष्य उधर दिखता है। वो बड़े आश्चर्य फंस जाता है कि ये मर रहा है, कह रहा है मेरा भविष्य दिखता है उधर। उसने कहा कैसा भविष्य दिखता है भाई? कहता है यार उस किसान की एक लड़की है,
बोले बोले हाँ आगे आगे बताओ। बोले वो 10वीं में पढ़ती है। बोले हाँ फिर? अरे बोले उसका मन पढ़ने अढ़ने में नहीं लगता, और जब वो किसान उसको फटकार लगाता है तो ये कहता है कि यदि तुम इस बार फेल हुई तो मैं तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगा। क्या भविष्य देख रहा है वो गधा है कि वो फेल होगी और मेरी शादी? जरा आप बताओ, फेल ही हो गई मान लो, शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ऐसे ही हमारे समाज के नेता उन सामंतवादी किसानों से, मतलब उन सामंतवादी पार्टियों के नेताओं से जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, उन सभी में अपना भविष्य देख रहे हैं और इस समाज का, मूल निवासी समाज का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। इनको लगता है पिछली बार नहीं तो इस बार शायद सदीवा हो ही जाए, ऐसे ना, मतलब मंत्री उंत्री कुछ बन ही जाई। पूरे समाज का सत्यानाश और बेचने का काम। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने यह कहा कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, ये किसी इज्जतदार आदमी को सौंपे जाते हैं। और ये हमारे समाज के लोग वोट बेचने का काम, दलाली का काम करना शुरू कर दिए। और उसके देखा देखी में एक आम आदमी भी सोचता है यार पौवा मिले, पौवे से काम चलाओ। पौवा में बिकने लगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक गई उसकी कीमत। जरा समझो, जिन हमारे पुरखों ने मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए शेर के मुंह से वो बात छीन के लाई कि हमें वोट का अधिकार मिले। 1928 में भारत का पहला जो संविधान बना, जिसको नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है, उसमें इस देश के किसी भी नागरिक को, खासकर मूल निवासी नागरिक को वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। समय कम है इसलिए मैं वो सारी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। जिसमें शर्त थी कि कम से कम 10 एकड़ जमीन जिसकी होगी और कम से कम जो ग्रेजुएट पास होगा और कम से कम वो सरकार को टैक्स देता होगा, उसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। 1928 में ये कोई भी हमारे समाज का आदमी ना तो ग्रेजुएट था, ना टैक्स पे ही था, और ना 10 एकड़ किसी के जमीन थी। इसका मतलब किसी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। और उस अधिकार को पाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने अपने बेटे की लाश छोड़कर लंदन जाते हैं और वहां ये लड़ाई लड़ते हैं, तब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। वोट देने का अधिकार का मतलब इस देश का राजा बनने का, और वो भी ब्राह्मणों के रहमो करम पर नहीं, हमारे समाज का, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के द्वारा इस देश का शासनकर्ता समाज बनाने का, शासनकर्ता वर्ग बनाने का ये जो हमने अभियान छेड़ा है, इस अभियान में आप सबने यदि सही बात समझने की पूरी कोशिश करोगे तो मुझे लगता है ये शुरुआत इस सतना की धरती से हो जाना चाहिए। जिन पुरोधाओं ने ये काम किया वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी, उनके सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ सद्भावना रखने वाले लोग अभी हैं। उन सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां हुई होंगी और उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। कहते हैं सुबह का भटका हुआ यदि शाम को वापस आ जाए तो वो भटका हुआ नहीं कहलाता है। और ये वक्त है, ये पूरे देश में इस समय परिवर्तन की चिंगारी जल चुकी है और इस परिवर्तन की चिंगारी को हवा देना है। तो ये अवसर है, आप सारे साथी इस पर विशेष रूप से चिंतन और मंथन करके, आप जब तक इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र और संस्थागत नेतृत्व की बात नहीं स्टेब्लिश करोगे, दुश्मन आपको ताड़ने का क्या, अभी तो सिर्फ ताड़ने के लिए उसने ताड़ना को शिक्षा कहा है। और उस मानस में हमारे एक जाति के भाई का नाम भी लेट्रिन लिखा है।
सम्माननीय नीरज भाई जी, मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिया राम गुहु लखन समेता भी लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा, मेरे बाप ने भी नहीं लिखा, मेरे बाप के बाप ने भी नहीं लिखा है। किसने लिखा है? उस हरामी की औलाद ने लिखा है। तो साथियों, बातें बहुत है, समय कम है, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, सम्माननीय नीरज जी ने संस्थानों की बात कही थी, तो हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, उस संगठन ने दुश्मन की छाती पर, जहां उसने अपना केंद्र बनाया हुआ है, उस छाती पर हमने 27 एकड़ का हमारा रिसर्च सेंटर बना रखा है। और वो कुल मिलाकर अभी तक 22,000 वर्ग फीट में निर्मित हो चुका है, जिसमें 40 कमरे हॉस्टल ब्लॉक में और 11,000 स्क्वायर फीट में हमारा जो ट्रेनिंग लाइब्रेरी सारा कुछ खुल चुका है। दूसरा, शहडोल में हमने 1 एकड़ का प्लाट संस्थान के रूप में ले रखा है। बिहार में गया के एक साथी ने 1 एकड़ दान किया था, अभी भी वो है, लेकिन एक नई बात यह है कि अभी उन्हीं के सहयोगियों ने 11 एकड़ की भूमि संगठन को दान कर दिया है। और आने वाले समय में इस देश के हर कोने में हमारी संस्थाएं होंगी। इस हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपको ये आगाह कर रहे हैं कि आप भी पीछे मत रहो, आप भी पीछे मत रहो, और ये क्रांति, विचारों की क्रांति यहां से शुरू हो जाए। आप ऐसा करोगे, इस करने के लिए समझ आपको विकसित होनी होगी। मैं ये संदेश देते हुए कि अलग रहने के बाद हम ये कुछ नहीं कर सकते। हम बिछड़े हैं, इसीलिए पिछड़े हैं। तो सिर्फ एक ही दवाई है कि एक हो जाना चाहिए। शायर इकबाल ये कहते हैं कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। सिर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है जिनकी, उनके सिरों में कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। तो वो ताज पहनाने की तैयारी मूल निवासी संघ और उनके सभी सहयोगी संगठनों ने कर लिया है। जरा आपको भी साथ और सहयोग देने की जरूरत है। इस कारवां में चलने के लिए आपको परेशानियां होंगी, लेकिन उस परेशानियों को झेलने का जज्बा, झेलने का जुनून आप में पैदा करना पड़ेगा। वो इस तरह कि समुद्र ने जिद की है समुद्र में तूफान लाने की, तो मैंने भी ये जिद की है तूफान में नाव चलाने की, तूफान में नाव चलाने की। और ये नाव आप सभी चलाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।